वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज की हमारी प्रश्नावली का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टैटिक्स। सवाल उठता है ये सांख्यिकी या स्टैटिक्स क्या चीज़ होती है। सांख्यिकी या स्टैटिक्स के ऊपर चर्चा करें इससे पहले हम एक विशेष शब्द पर चर्चा करेंगे जो कि सांख्यिकी या स्टैटिक्स में बार बार आता है। उसका नाम है आंकड़े। आंकड़े अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेटा। डेटा। अब सवाल उठता है ये आंकड़े या डेटा इसका मतलब क्या होता है। एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तथ्य जो है वो आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े या डेटा का मतलब क्या होता है। एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित तथ्य आंकड़े या डेटा कहलाते हैं। फैक्ट्स तथ्य कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी एक निश्चित उद्देश्य हो उसके लिए हम जो तथ्य एकत्रित करते हैं उन तथ्यों को हम आंकड़े कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमसे कहा जाए कि हमें किसी गांव के अंदर ये पता लगाना है कि उस गांव के अंदर ट्रैक्टर कितने हैं, तो प्रत्येक घर के अंदर जब हम जाकर के देखेंगे वो ट्रैक्टर है या नहीं है, तो जो तथ्य जो ऑब्जर्वेशन जो प्रेक्षण हमारे सामने आएगा उसको हम कहते हैं आंकड़े। ठीक है। किसी भी उद्देश्य के लिए, उद्देश्य कोई सा भी हो सकता है, लाखों करोड़ों तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। किसी भी उद्देश्य के लिए जब कुछ तथ्यों को एकत्रित किया जाता है तो वो जो तथ्य होते हैं, वो जो फैक्ट्स होते हैं, वो जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई होती है, आधारभूत सच्चाई होती है जो हमारे आंखों के सामने आती है, उसे हम आंकड़े कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमसे ये कहा जाए कि बताइए गांव में 8वीं पास बहुत लोग कितने हैं, और हम घर घर जा कर के
8वीं पास लोगों की लिस्ट बनाए, सूची बनाए, तो ये जो तथ्य एकत्रित हो रहे हैं, ये जो फैक्ट्स, सच्चाई एकत्रित हो रही है, इस तथ्यों को, इन फैक्ट्स को हम आंकड़े या डेटा कहते हैं। ठीक है। अब आंकड़े या डेटा संख्यात्मक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, और संख्यात्मक भी नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अंकों में हो, जैसे हमने कहा कि भाई 8वीं पास लोग कितने हैं गांव के अंदर, तो हमने कह दिया भाई किसी गांव किसी के 30 हैं। ठीक है। और एक संख्यात्मक नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है संख्यात्मक ना हो, अंकों के रूप में ना हो डेटा। हो सकता है कि हमसे ये कहा जाए कि साहब सबसे ज्यादा रंग की मोटरसाइकिल गांव में कौन सी पाई जाती है, तो हम बोलेंगे लाल। ठीक है। तो लाल क्या है? लाल एक तथ्य है, लाल एक रंग है, लाल एक तथ्य है, फैक्ट है, ये भी एक आंकड़ा है। तो आंकड़े जो होते हैं वो संख्यात्मक भी हो सकते हैं और अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो बात समझ में आई? आंकड़े किसे कहते हैं, तथ्य किसे कहते हैं, डेटा किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी तथ्य हो जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया हो, उसको आंकड़ा या डेटा कहा जाता है। ठीक है। और आंकड़े या डेटा जो होते हैं ये संख्यात्मक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, और अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है। लैटिन भाषा में एक शब्द है डेटियम, DATUM, डेटियम। डेटा जो शब्द बना है, आंकड़े का अंग्रेजी जो पर्यायवाची है उसको वो डेटा बोलते हैं हम। तो डेटा जो शब्द बना है वो इस लैटिन शब्द डेटियम से का बहुवचन है। ठीक है। लैटिन भाषा में एक शब्द है डेटियम, और जो डेटा शब्द बना है वो इसी लैटिन शब्द डेटियम का बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है। आई बात समझ? तो आंकड़े क्या चीज है, आंकड़े की बात समझ में आ गई है आपको? क्या आंकड़े या डेटा किसे कहते हैं? आंकड़े या डेटा का मतलब है एक निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी भी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों को हम डेटा या आंकड़े कहते हैं। कोई भी फैक्ट जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए हमने एकत्रित किया है, और फैक्ट हम किस तरह से एकत्रित करते हैं? ऑब्जर्व करके, आंखों से देख करके। ठीक है। तो ये तो बात हो गई डेटा की। चलिए अब बात करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स गणित की एक शाखा है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स गणित की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जो कि आंकड़ों के संग्रहण, किससे? आंकड़ों के संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों के प्रदर्शन यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एवं आंकड़ों के विश्लेषण एवं एनालिसिस ऑफ डेटा आदि से संबंध रखती है। सांख्यिकी क्या है? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स गणित की एक शाखा है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है, और ये शाखा जो है ये आंकड़ों के संग्रहण से, कलेक्शन ऑफ डेटा से, आंकड़ों के प्रदर्शन से यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से, और आंकड़ों के विश्लेषण से यानी एनालिसिस ऑफ डेटा से संबंध रखती है। ठीक है। यानी सांख्यिकी को और हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जो कि आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों के प्रदर्शन एवं आंकड़ों के विश्लेषण से संबंध रखती है, आदि से संबंध रखती है। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स who deals with
collection of data, presentation of data and analysis of data etc. ठीक है। सांख्यिकी शब्द जो है, इसका जो अंग्रेजी शब्द है, सांख्यिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिक्स। सांख्यिकी के अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स जो है, इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसको बोलते हैं स्टेटस, STATUS, स्टेटस। सांख्यिकी शब्द जो है जिसको अंग्रेजी में हम स्टैटिक्स बोलते हैं, तो सांख्यिकी का जो अंग्रेजी पर्यायवाची स्टैटिक्स शब्द है, इस स्टैटिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका नाम है स्टेटस, STATUS। और इस स्टेटस शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है एक राज्य, एक स्टेट। ठीक है, आया बात समझ में? तो सांख्यिकी क्या चीज है और तथ्य क्या चीज है, डेटा क्या चीज है। देखिए, डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट जो कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया है, वो सब डेटा कहलाते हैं। ठीक है। और सांख्यिकी क्या चीज होती है? सांख्यिकी मैथमेटिक्स की एक शाखा है, एक ब्रांच है, गणित की एक शाखा है। और ये जो शाखा है ये डेटाज के, आंकड़ों के संग्रहण यानी कलेक्शन, आंकड़ों के प्रदर्शन यानी उनके रिप्रेजेंटेशन और आंकड़ों के विश्लेषण यानी उनके एनालिसिस आदि से संबंध रखती है। ठीक है। और सांख्यिकी का जो अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है वो है स्टैटिक्स। और ये जो स्टैटिक्स शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द स्टेटस से हुई है। और स्टेटस जो शब्द है लैटिन भाषा का, इसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है एक राज्य। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि डेटा क्या चीज होती है और सांख्यिकी क्या चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया है कि सांख्यिकी के अंदर तीन चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं? तीन मुख्य चीजें। पहली चीज होती है आंकड़ों का संग्रहण, दूसरी चीज होती है उन आंकड़ों का प्रदर्शन और तीसरी चीज होती है आंकड़ों का विश्लेषण। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आंकड़ों के संग्रहण पर, कलेक्शन ऑफ डेटा पर। अब अगर हम बात करें आंकड़ों के संग्रहण पर यानी कलेक्शन ऑफ डेटा पर, तो आंकड़ों का जो संग्रहण किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। उसके दो मुख्य तरीके होते हैं। आंकड़ों के संग्रहण के, कलेक्शन ऑफ डेटा के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष प्रेक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। प्रत्यक्ष प्रेक्षण या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी भी उद्देश्य को, जो भी उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है। प्रेक्षण का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, प्रत्यक्ष यानी आमने सामने देखना, प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल जस्ट आमने सामने देखना। तो पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रेक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रेक्षण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए हमें कोई, हमारा उद्देश्य है गांव में शिक्षित लोगों की संख्या का पता लगाना, कितनी शिक्षित, 8वीं पास लोगों की संख्या पता लगाना, ये तो हमारा उद्देश्य। ठीक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके जब हम घर घर, गांव के प्रत्येक घर के अंदर जाते हैं और वहां पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट देखते हैं, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि कितने, उस घर के अंदर कितने लोग 8वीं पास हैं। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, प्रत्यक्ष प्रेक्षण कर रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं। तो घर घर जाकर के जो हम सर्वे कर रहे हैं, एक तो तरीका ये होता है कि घर घर जाकर सर्वे किया, प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया निर्धारित उद्देश्य के अनुसार। ठीक है। और फिर तथ्य इकट्ठे किए, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हुआ? आप घर घर नहीं गए, प्रत्यक्ष प्रेक्षण आपने नहीं किया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किया आपने, बल्कि हो सकता है कि उस गांव के ऊपर पहले से कोई बुक लिखी हुई हो
कोई किताब किसी ने लिखी हो और उसमें कहीं पे ये लिखा हुआ हो कि उस गांव के अंदर भाई 8वीं पास लोगों की संख्या इतनी है, ठीक है। तो दो तरीके हो गए। एक तरीके में तो क्या किया कि हमने किसी पे विश्वास नहीं किया और घर घर जाकर के पता लगाया कि गांव के अंदर 8वीं पास लोगों की संख्या कितनी है, किस घर में कितने लोग 8वीं पास है, और बाद में टोटल लगा के हमने पता कर लिया। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रेक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और दूसरा तरीका यह था कि हमने घर घर जाके सर्वे नहीं किया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ उस गांव पर लिखी हुई कोई पहले से कोई स्रोत था हमारे पास में, कोई बुक लिखी हुई थी, उसको डायरेक्ट हमने एब्जॉर्व कर लिया, उसको ले लिया, हमने अडॉप्ट कर लिया। किसी ने कोई किताब लिख रखी थी, उसी को हमने मान लिया, ठीक है। यानी दूसरा तरीका क्या है, उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष प्रेक्षण के बिना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बिना किसी अन्य स्रोत के द्वारा आंकड़ों को कलेक्ट कर लेना, प्राप्त कर लेना, ठीक है। आई बात समझ। तो आंकड़ों को संग्रहित करने का, कलेक्शन ऑफ डेटा के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम प्रत्यक्ष प्रेक्षण करें, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करें उद्देश्य के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम प्रत्यक्ष प्रेक्षण नहीं करें, बल्कि पहले से जो कोई स्रोत उपलब्ध है, उस स्रोत से ही आंकड़ों को अडॉप्ट कर लें, उस स्रोत से ही आंकड़ों को ग्रहण कर लें, ठीक है। अब आंकड़ों के संग्रहण के ये जो दो तरीके हैं, इन दो तरीकों के आधार पर ही आंकड़ों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकारों में बांट सकते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा। और दूसरा प्रकार है गौण आंकड़े या सेकेंडरी डेटा। अब प्राथमिक डेटा या प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा क्या होते हैं? निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रत्यक्ष प्रेक्षण के माध्यम से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एकत्रित तथ्यों को हम प्राथमिक या कच्चे आंकड़े कहते हैं, प्राथमिक डेटा या कच्चे आंकड़े कहते हैं, ठीक है। यानी जो हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आंकड़े प्राप्त किए, हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो तथ्य प्राप्त किए, जो एकत्रित किए तथ्य, फैक्ट्स जो एकत्रित किए, उन फैक्ट्स को हम प्राथमिक आंकड़े या कच्चे आंकड़े या प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ? जो प्रत्यक्ष प्रेक्षण से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमने तथ्य प्राप्त किए हैं, और जिन तथ्यों को हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नहीं किया है, किसी अन्य स्रोत से उनको प्राप्त कर लिया है, उनको हम कहते हैं गौण आंकड़े या सेकेंडरी डेटा, ठीक है। यानी आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा, और नंबर 2 गौण आंकड़े यानी सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रत्यक्ष प्रेक्षण के माध्यम से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ध्यानपूर्वक देख करके एकत्रित तथ्य किए गए हैं। निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा एकत्रित तथ्यों को हम प्राथमिक या कच्चे आंकड़े कहते हैं, रॉ डेटा या प्राथमिक प्राइमरी डेटा कह देते हैं, ठीक है। गौण आंकड़े कौन से हो गए? गौण आंकड़े या सेकेंडरी डेटा वो डेटा हैं जो निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रखकर तो एकत्रित किए गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रेक्षण से नहीं किए गए हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं है। वो बिना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के किसी अन्य स्रोत से हमने एज इट इज ग्रहण कर लिए। इन तथ्यों को हम गौण आंकड़े कहते हैं। आई बात समझ में? आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, आंकड़ों के संग्रहण के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष प्रेक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक घर घर जाकर के सर्वे करना जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा। प्राथमिक आंकड़ों को हम कच्चे आंकड़े भी कह देते हैं, रॉ डेटा भी कह देते हैं, ठीक है।
दूसरे प्रकार के जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं गौण आंकड़े। ये जो गौण आंकड़े होते हैं या सेकेंडरी डेटा जिनको हम बोलते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नहीं किए जाते, बल्कि बिना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के किसी अन्य स्रोत से, ये अन्य स्रोत कोई किताब हो सकता है, कोई अन्य चीज हो सकती है, उससे हम प्राप्त करते हैं। इनको हम कहते हैं गौण आंकड़े। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण पर, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर। देखिए, आंकड़ों के संग्रहण के बाद में, डेटा के कलेक्शन के बाद में, उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका, उनके प्रेजेंटेशन का तरीका, किस प्रकार से डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है, किस प्रकार से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है, वो तरीका बेहद महत्व रखता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का मकसद क्या होता है? आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या होता है? आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का मकसद होता है कि आंकड़ों के मुख्य लक्षणों को पहचानना। आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण जब हम कर रहे हैं, आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन हम जब कर रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि आंकड़ों के मुख्य लक्षण आसानी से पहचाने जा सके। आंकड़ों के मुख्य लक्षणों की, डेटा के मेन जो लक्षण हैं, फीचर्स हैं, वो हमें पहचान में आनी चाहिए। तो आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन या आंकड़ों का प्रेजेंटेशन इस प्रकार का होना चाहिए, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि आंकड़ों के जो मुख्य लक्षण हैं वो पहचान में आए। किस तरह से कम समय में, न्यूनतम समय में, और अधिकाधिक सरलता से, जितना हो सके उतने सरलता से और स्पष्टता से। तीन खास बातें, आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है उसका जो तरीका है वो, उसमें तीन खास बातें होनी चाहिए। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का तरीका इस प्रकार का होना चाहिए कि आंकड़ों के मुख्य लक्षण जो हैं वो न्यूनतम समय में, नंबर 2 अधिकाधिक सरलता से, और नंबर 3 बेहद स्पष्टता से पहचाने जा सके। ठीक है, आई बात समझ में? यानी आंकड़े जब हमने एक बार संग्रहित कर लिए, डेटा का जब कलेक्शन हमने कर लिया, तो उस कलेक्टेड डेटा को, उस संकलित आंकड़ों को इस प्रकार से हमें प्रस्तुत करना होता है कि आंकड़ों की जो मुख्य लक्षण हैं वो बेहद कम समय में, बेहद सरलता से और बेहद स्पष्टता से पहचाने जा सके। ठीक है, तो ये बात हो गई आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के महत्व की। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कुछ कच्चे आंकड़े हैं, रॉ डेटा हैं, या रॉ डेटा को बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। तो कुछ कच्चे आंकड़े या रॉ डेटा हमारे पास में अवेलेबल हैं। इसको प्राथमिक आंकड़े भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और प्राथमिक आंकड़े कौन से उपलब्ध हैं हमारे पास में? 10 विद्यार्थियों के हैं और गणित में जो उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो है। ठीक है, 10 विद्यार्थियों में गणित में जितने अंक प्राप्त किए हैं उनकी एक सूची हमारे पास में, उनसे संबंधित आंकड़े हमारे पास में। ठीक है, मान लीजिए वो आंकड़े हमारे जो हैं वो क्या हैं? वो हैं, देखिए, किसी विद्यार्थी के पास में 55 नंबर आए हैं, किसी के 36 आए हैं, किसी के 95 आए हैं, किसी के 73 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, किसी के 42 आए हैं, किसी के 25 आए हैं, किसी के 78 आए हैं, किसी के 75 आए हैं और किसी के 62 आए हैं। ये आंकड़े हैं यथा प्राप्त, जैसे कि हमें प्राप्त हुए। हमने 10 विद्यार्थियों से एक एक करके पूछा तो उनके अंक इस प्रकार से आए, वो हमने लिख ली, लिस्ट बना ली। ठीक है, अब इस लिस्ट को देखते ही हमसे मान लो कोई सवाल पूछे कि बताइए सबसे कम अंक कितने आए गणित में किसी बच्चे के, या हमसे कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा अंक किस बच्चे के आए। तो अगर हमसे कोई पूछता है सबसे कम अंक किसके आए, तो हमें क्या करना होगा? एक एक अंक को देखना पड़ेगा। देखिए, सबको एक एक को देखना पड़ रहा है और फिर सोचना है कि सबसे कम अंक कौन सा है।
फिर हमें छांटना है ये वाला। ठीक है, इस तरह सबसे ज़्यादा अंक पूछ रहा है तो सबको बहुत बारीकी से हमें देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक अंक को देखना पड़ेगा और सबसे बड़े अंक को छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये जो आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े जो हैं, कच्चे आंकड़े हैं, इनको इसी रूप में हम लिख दें, प्रस्तुत कर दें किसी अन्य व्यक्ति के सामने, तो उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और स्टैटिस्टिक्स का मूल मकसद क्या है कि जब दूसरे के सामने, किसी अन्य व्यक्ति के सामने आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं तो वो बड़ी आसानी से आंकड़ों के मुख्य लक्षण पहचान जाए। ठीक है, तो इसके लिए सरल बनाने के लिए इसको आंकड़ों का जैसे ये तरीका है आंकड़ों को लिखने का, इसको सरल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कम समय लगे। इसके लिए देखिए, पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है, आंकड़ों को, जो भी रॉ डाटा है, जो भी प्राथमिक आंकड़े हैं, यथा प्राप्त आंकड़े हैं, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना। आरोही या अवरोही, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना। ये पहला तरीका है प्रस्तुतिकरण का, आंकड़ों को प्रस्तुत करने का, प्रेजेंटेशन का पहला तरीका है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंकड़ों को लिख लेना, आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को लिख लेना। कैसे करेंगे, देखिए, ये जो आंकड़े थे, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, इन आंकड़ों को देखिए इस तरीके से अगर हम लिख लें, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए इसको इस तरह से लिख लें, बढ़ते हुए क्रम में 25, फिर उसके बाद में 36, फिर 42 42, फिर 55, फिर 60, फिर 62, फिर 73, फिर 75, फिर 78 और फिर 95। इस तरह से इसको लिख लें हम, इस तरह से लिख के प्रस्तुत कर दें। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई व्यक्ति इसको देखेगा और उससे अगर कोई सवाल पूछेगा कि सबसे कम अंक कौन से हैं, तो वो तुरंत बता पाएगा कि ये 25 है, और सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं तो बता पाएगा 95। ठीक है, तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का पहला जो तरीका है वो है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेना। ठीक है, ये तरीका कब इस्तेमाल होता है, जब आंकड़े रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए, आंकड़ा, कोई भी जो डेटा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस समय आमतौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में जमा लो और तुरंत आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है कि जो यथा प्राप्त आंकड़े हैं, जो रॉ डेटा हैं, जो प्राथमिक आंकड़े हैं, प्राइमरी डेटा हमारे पास में है, उनको बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डेटा जो होते हैं, आंकड़े जो होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उनमें से बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, समय बचाने के लिए एक जो भी आंकड़े हैं उनको बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब सवाल, ये शब्द है बारंबारता बंटन सारणी, तो सवाल उठता है बारंबारता का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बारंबारता या फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है। ठीक है, देखिए, किसी भी डेटा में, डेटा का मतलब होता है तथ्यों का संग्रह, फैक्ट्स का कलेक्शन या प्रेक्षण जो होते हैं, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जिनको हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, देखे हुए तथ्य, वो प्रेक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी डेटा में अर्थात तथ्य में या प्रेक्षण के संग्रह में कोई भी तथ्य या प्रेक्षण, कोई भी फैक्ट या ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट होता है, जितनी बार दोहराया जाता है, उसे उस तथ्य या प्रेक्षण की बारंबारता
या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बारंबारता या फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई डेटा लिखा हुआ है हमारे पास में 3,2, 5, 2, 3, 5, 2, ये डेटा हमारे पास में कोई लिखा हुआ है। मान लीजिए ये 5 में से गणित में प्राप्त अंक हैं, ठीक है, विद्यार्थियों के, ठीक है, ये हमारे पास में कोई डेटा है। अब इस डेटा के अंदर कोई भी तथ्य, यानी ये प्रेक्षण, इसको बोलते हैं प्रेक्षण या तथ्य, प्रत्येक पद को हम प्रेक्षण या तथ्य भी कहते हैं, प्रत्येक डेटा को। तो कोई भी प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन या तथ्य जितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे इसकी बात करें, 3 की बात करें, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, और एक बार, 2 बार, 2 बार हो रहा है। अगर 2 की बात करें तो कितनी बार आ रहा है? एक बार, ये 2 बार, और ये 3 बार, 3 बार आ रहा है। तो किसी भी डेटा के अंदर, कोई भी डेटा हो, उसके अंदर कोई तथ्य या प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट होता है, जितनी बार दोहराया जाता है, उसे उस तथ्य या प्रेक्षण की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी 3 की बारंबारता कितनी हो गई? 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 हो गई। 2 की बारंबारता कितनी मानी जाएगी? कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, तो उसकी बारंबारता 3 होगी, फ्रीक्वेंसी। बारंबार तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। संकेत के रूप में बारंबारता या फ्रीक्वेंसी को छोटे एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ, इससे प्रदर्शित करते हैं। और तथ्य या प्रेक्षण की अगर हम बात करें, ये जो तथ्य प्रेक्षण है, जो भी तथ्य है, 3 है, 2 है, ये है, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान रखनी है हमें। जब भी स्टैटिक्स में हम बात कर रहे हैं तो कहीं पे एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रेक्षण की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, किसी एक डेटा की बात हो रही है, ठीक है, किसी तथ्य की बात हो रही है, ठीक है। और जब भी स्टैटिक्स में कहीं पर भी स्मॉल एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? बारंबारता की हो रही है। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का मतलब है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किस चीज की? तथ्य की। किसी भी डेटा के अंदर, किसी भी डेटा में कोई भी तथ्य या प्रेक्षण, यानी एक्स के किसी भी मान की जितनी बार दोहराया जा रहा है, उसे उस तथ्य या प्रेक्षण की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बारंबारता? फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एक बार फिर से बता देता हूं। कोई भी डेटा है, मान लीजिए दिया हुआ है 5, 7, 2, 3, 1, 1, 5, 3, कोई भी डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के अंदर ये जो है 5, 7, 2, ये क्या है? ये तथ्य हैं, फैक्ट हैं। इनको हम प्रेक्षण भी कहते हैं, प्रेक्षण, या अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है? ये 5, ये देखना है 5 या ऑब्जर्वेशन जो है, प्रेक्षण जो 5 है या तथ्य जो 5 है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार और रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो प्रेक्षण 5 का 2 बार रिपीट होना, तो ये 2 क्या है? इस प्रेक्षण 5 की, इस ऑब्जर्वेशन 5 की, इस फैक्ट 5 की क्या है? बारंबारता है, ठीक है। तो किसी भी डेटा में कोई तथ्य या प्रेक्षण जितनी बार भी रिपीट होता है, दोहराया जाता है, उसे उस तथ्य या प्रेक्षण की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बारंबारता को संकेत रूप में स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है और तथ्य या प्रेक्षणों को स्मॉल एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण शब्द पर। वो शब्द है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह को अंग्रेजी में बोलते हैं टैली मार्क्स। अब ये मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स क्या होते हैं? देखिए, किसी भी डेटा में अर्थात तथ्यों या प्रेक्षणों के संग्रह में, डेटा का मतलब हम जानते ही, कोई भी तथ्य या प्रेक्षण का कलेक्शन हो, संग्रह हो, उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है।
किसी भी डेटा में किसी तथ्य या प्रेक्षण का, किसी भी डेटा में किसी भी फैक्ट का, किसी भी तथ्य की पुनरावृत्ति को प्रकट करने के लिए, के रिपीटेशन को प्रकट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सांख्यिकी में हम मिलान चिन्ह या टैली मार्क कहते हैं। आई बात समझ? देखिए, मान लीजिए कोई डेटा है, यहां लिखा हुआ है 3 5 3 2 5 3 2 2, ये कोई डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा में कोई भी एक तथ्य ले लेते हैं, ये तथ्य या प्रेक्षण, इसको प्रेक्षण बोलेंगे, ये प्रेक्षण है, ये सारे प्रेक्षण है, ठीक है। तो किसी भी एक तथ्य को ले लेते हैं, प्रेक्षण को ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन को ले लेते हैं। मान लीजिए इसको ले लिया, ये सारे एक्स हैं, ये क्या है, सारे एक्स हैं, 3 5 3, ये क्या है, एक्स है, प्रेक्षण है, प्रेक्षण को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब किसी भी एक प्रेक्षण को हमने ले लिया, अब ये इस प्रेक्षण की जो पुनरावृत्ति हो रही है, जो ये प्रेक्षण की जो रिपीटेशन हो रहा है, इसको प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को हम मिलान चिन्ह बोलते हैं। अब इसकी पुनरावृत्ति कहाँ पे हो रही है, देखिए यहाँ पे हो रही है। जैसे 1 आ गया, 3 आ गया एक बार, तो हमें एक लाइन लगा दी, फिर वापस से 3 आ गया, दूसरी लाइन लगा दी, फिर वापस से 3 आ गया, तीसरी के लिए 3 लाइन लगा दी। तो इसकी जो पुनरावृत्ति हो रही है उसको प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं उन चिन्हों को हम बोलते हैं मिलान चिन्ह या टैली मार्क, ठीक है। मिलान चिन्ह या टैली मार्क में हम समझ लें कि एक बार पुनरावृत्ति हो रही है, एक बार तो कोई तथ्य आ रहा है तो उसको 1 से करेंगे, अगर 2 बार कोई तथ्य रिपीट हो रहा है तो उसको 2 लाइन लगा देंगे, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 लगा देंगे, 4 बार रिपीट होता है तो 4 लाइन लगा देंगे। लेकिन अगर 5 बार हो रहा है तो 5 के लिए हम एक 5वीं लाइन यूं 4 लाइनें सीधी बना करके एक क्रॉस लाइन बनाते हैं, इसको 5 बोलते हैं। इसका मतलब है 5 बार पुनरावृत्ति हो रही है। अगर कहीं पे मिलान चिन्ह में ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये 5 और फिर 1 2, तो इसका मतलब 5 तो ये और 2 ये, 7 बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। यानी मिलान चिन्ह में समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर एक बार कोई तथ्य आ रहा है तो उसके लिए 1 लाइन का इस्तेमाल करते हैं, 2 बार कोई तथ्य आ रहा है उसके लिए 2 लाइन, 3 बार कोई तथ्य आ रहा है तो 3 लाइन, 4 बार कोई तथ्य आ रहा है तो 4 लाइन। लेकिन 5 बार अगर तथ्य आ रहा है कोई तो 5 के लिए हम 4 लाइन सीधी और एक क्रॉस लाइन बना देते हैं, ये 5 कहलाता है, इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो अगर हमें कहीं पे 10 दिखाना है तो 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से हम इसको पुनरावृत्ति 10 बार दिखाएंगे। फ्रीक्वेंसी जो है, बारंबारता जो है, उसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आई बात समझ? तो मिलान चिन्ह या टैली मार्क क्या है? किसी भी डेटा के अंदर किसी भी तथ्य को की पुनरावृत्ति को प्रकट करने के लिए, रिपीटेशन को प्रकट करने के लिए या उसकी बारंबारता को प्रकट करने के लिए, जितनी बार रिपीट होता है उसको बारंबारता बोलते हैं। तो यानी उसकी बारंबारता को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह या टैली मार्क, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी बारंबारता शब्द की और मिलान चिन्हों की। आइए अब हम बात करेंगे कि बारंबारता बंटन सारणी हम बनाते कैसे हैं। रॉ डेटा से यानी प्राथमिक आंकड़ों से बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं, इस सवाल पर चर्चा करने से पहले हम ये देखते हैं कि बनाते कब हैं, किस परिस्थिति में बनाते हैं बारंबारता बंटन सारणी। देखिए, बारंबारता बंटन सारणी हम तब बनाते हैं जब जो हमें आंकड़े प्राप्त हैं, प्राथमिक आंकड़े, रॉ डेटा जो हमें प्राप्त है, उसमें प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तथ्य या प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, जैसे 100 हो, 200 हो, 1000 हो, लाख हो, ठीक है। जो भी प्रेक्षण है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसमें प्रेक्षणों की पुनरावृत्ति हो रही हो, उसका रिपीटेशन हो रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें
रा डेटा दिया गया है, प्राथमिक आंकड़े हमें दिए गए हैं। आंकड़े हमें दिए हैं 30 विद्यार्थियों के, 30 विद्यार्थियों के आंकड़े दिए गए और उसमें 100 में से जितने अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, 30 विद्यार्थियों ने 100 में से जितने अंक प्राप्त किए हैं उनकी एक सूची हमें दी गई है, उनका एक प्राथमिक आंकड़े हमें दिए हैं, डेटा हमें दिया गया है। अब क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 30 है, काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ में अंक भी एक जैसे समान अंक भी काफ़ी कुछ बच्चों के हैं, यानी उनकी रिपीटेशन हो रहा है, प्रेक्षणों का रिपीटेशन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन हो रहा है। ये सारे प्रेक्षण ही है, कुछ प्रेक्षणों का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई। पहली चीज, प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, प्रेक्षणों का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम बारंबारता बंटन सारणी का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाते हैं, अब देखिए बनाते कैसे। सबसे पहले तो हम अंकों को लिख लेते, 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम पे लिखेंगे अंक, नाम लिखेंगे अंक। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे नाम मिलान चिन्ह या टैली मार्क, मिलान चिन्ह या टैली मार्क। और तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से भी लिख सकते हैं। अंक या प्रेक्षण जो हैं उनको हम एक्स से लिख सकते हैं, मिलान चिन्ह को टैली मार्क है ही। ठीक है, अब अंक लिखते समय हमें किस तरह से लिखना है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए और क्रम से लिखना है, हमें क्रम से लिखना है, छोटे से बड़ा आरोही क्रम के अंदर लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे छोटा है इसमें 10, तो यहां से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 10। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इस 10 को ही देख लेते हैं, 10 कितनी बार आ रहा है पहले ये देख लो। इसको 10 को देखो रिपीट, चलो पहले का लिख लेते हैं। 10 लिख लिया, उसके बाद में उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, वो हो गया 20, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। फिर हो गया 36, फिर हो गया 40, फिर हो गया 50, फिर हो गया 56, 56 के बाद में हो गया 60, 60 के बाद में हो गया 70, 70 के बाद में हो गया 72, 72 के बाद में हो गया 80, 80 के बाद में हो गया 88, 88, 88 के बाद में हो गया 92 और 92 के बाद में हो गया 95। ठीक है, ये सारे अंक हो गए। ठीक है, अब देखना है कि कौन सा अंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले 10 की बात कर रहे हैं, तो 10 को देखेंगे। सबसे पहले हम 10 को देखेंगे। 10 देखिए सिर्फ एक बार आ रहा है, ये एक बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है इसलिए एक लाइन हमें मिलान चिन्ह में एक लाइन लिखनी है। ठीक है, अब 20 को देखेंगे। 20 कितनी बार आ रहा है, 20 भी एक बार ही आ रहा है, मिलान चिन्ह में 20 जगह एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब 36 को देखते हैं। तो 36 को देखते हैं, देखिए 36 एक बार तो ये आ गया, तो एक लाइन तो ये बन गई इसकी। फिर देखिए और 36 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 36 ये आ गया वापस से, तो एक लाइन और बना दी हमने इसकी। फिर आगे चले 36 एक बार और आ रहा है, तो एक लाइन और बना दी हमने, यानी 3 लाइन बना दी 36 की। अब 40 की बात करें तो 40 देखिए एक बार आ रहा है, तो ये मिलान चिन्ह में एक लाइन बना दी। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर वापस से रिपीट हो गया ये 40, तो एक लाइन और बना दी। फिर देखिए वापस से रिपीट हो गया 40, फिर एक लाइन हमने और बना दी। फिर आगे बढ़े तो फिर से रिपीट हो गया 40, तो फिर हमने एक लाइन और बना दी। ठीक है, इसी तरह से अब 50 की बात कर रहे हैं, तो 50 को देखिए, तो 50 3 बार आ रहा है, 50 1 2 और ये 3 बार 50 आ रहा है, तो 3 लाइनें बना दी हमने, 1 2 3। ठीक है, 56 की अगर हम बात करें तो 56 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। देखिए एक बार 56 और आगे बढ़ेंगे, देखिए 56 एक बार ये आ गया, 2 बार आ गया, तो 2 लाइनें लिख दी 56 की, 2 लाइनें बना दी। अब 60 की बात करें तो 60 कितनी बार आ रहा है, देखिए ये 60 आ रहा है, देखिए एक बार, और ये देखिए 60
ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, 4 बार आ रहा है तो 4 लाइनें बना दी, 1 2 3 4, मिलान चिन्ह बना दिए 4। ठीक है, अब 70 की बात करें तो 70 भी कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है और आगे बढ़े ये 4 बार रिपीट हो रहा है। तो 4 लाइनें 70 के लिए भी 4 लाइनें बना दी हमने। ठीक है, उसके बाद में 72 की बात करें, 72 सिर्फ 1 बार ही आ रहा है तो 1 लाइन बना दी हमने। फिर 80 की बात करें तो 80 भी सिर्फ 1 बार ही आ रहा है तो 1 लाइन बना दी हमने। फिर 88 की बात करें तो 88 2 बार आ रहा है, देखिए एक तो 88 ये आ गया और देखिए एक 88 ये आ गया, 2 बार आ गया तो 2 लाइनें 88 की बना दी, मिलान चिन्ह 2 बना दिए। ठीक है, अब 92 की बात करें तो 92 कितनी बार आ रहा है, देखिए एक तो देखिए ये आ गया 1 बार, फिर आगे बढ़े तो ये आ गया 2 बार और देखिए फिर आगे बढ़े तो ये आ गया 3 बार, 3 बार आ गया तो 3 लाइनें 92 की बनाती, 1 2 और 3। ठीक है, फिर 95 की बात करें तो 95 1 बार ही आ रहा है। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रेक्षण को देख करके, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को देख करके, प्रत्येक तथ्य को देख करके हमने मिलान चिन्ह बना लिए और उसके बाद में क्या करना है, इन मिलान चिन्हों को जोड़ करके लिख देना है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बारंबारता में 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 है तो यह बारंबारता में 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 जोड़ करके बारंबारता में 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 है तो बारंबारता में 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 है तो बारंबारता में 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 है तो बारंबारता में 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 है तो बारंबारता में 4 लिख दिया, यहाँ पे भी 4 है तो बारंबारता में 4 लिख दिया, यहाँ पे 1 है तो बारंबारता में 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 है तो बारंबारता में 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 है तो बारंबारता में 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 है तो बारंबारता में 3 लिख दिया और यहाँ पर 1 है तो बारंबारता में 1 लिख दिया। ठीक है, आए वो समझ में? यानी कुल मिलाकर के जब भी हमें रॉ डेटा से, प्राथमिक आंकड़ों से बारंबारता बंटन सारणी बनानी हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी हो तो हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम तो बनेगा प्रेक्षण के लिए, एक्स के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, दूसरा कॉलम बनेगा मिलान चिन्ह के लिए, यानी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है ये बताने के लिए, और तीसरा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा फ्रीक्वेंसी का यानी बारंबारता का यानी एफ का। ठीक है, और इस तरह से जैसे अभी हमने बना के दिखाया है इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बारंबारता बंटन सारणी के रूप में आंकड़ों को प्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो बारंबारता बंटन सारणी बनी है ये अवर्गीकृत है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, अगर हम इस सारणी को और छोटा बनाना चाहें तो हम इसको कुछ ग्रुपों में भी बांट सकते हैं, कुछ वर्गों में भी बांट सकते हैं। कैसे? हम चाहें तो देखिए ग्रुप कितने बड़े बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबसे छोटा सबसे बड़े को देख लेते हैं। सबसे छोटा 10 है और सबसे बड़ा है 95। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो देखिए 10-10 के ग्रुप भी बना सकते हैं हम, यानी 10 से 20, 10 से 20 या 0 से 20 मान, इसको हम 0 से 20 मान लेते हैं, 20, फिर 20 से 40, इस तरह से ग्रुप बना जा सकते हैं। तो ग्रुप कैसे बनते हैं? जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण शब्द पर बात करेंगे। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है आंकड़ों का परिसर, रेंज ऑफ डेटा। आंकड़ों का परिसर या रेंज ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? देखिए आंकड़ों, जो भी आंकड़े हमें दिए गए हैं तो उन आंकड़ों में आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों में जो अंतर होता है उस अंतर को हम आंकड़ों का परिसर या रेंज ऑफ डेटा कहते हैं।
है बात समझ? जो भी आंकड़े हमें दिए गए हैं, जैसे इस उदाहरण में हमें दिए गए थे 30 विद्यार्थियों के 100 में से जो अंक प्राप्त हुए थे उनके आंकड़े हमें दे रखे थे। ये जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, इन आंकड़ों में से अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम मान कौन सा प्रेक्षण का? देखिए इसमें अधिकतम मान प्रेक्षण का है, क्या है, देखिए 95, ये अधिकतम मान है, सबसे बड़ा मान है, ठीक है। और ये जो प्रेक्षण दे रखे हैं, आंकड़े हमें दे रखे हैं, सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, सबसे छोटा तथ्य कौन सा है, वो है 10, ठीक है। तो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के जो मान हैं उनके अंतर को, अधिकतम प्रेक्षण का मान है 95 और न्यूनतम प्रेक्षण का मान है 10, इनका जो अंतर है यानी 85, इसको हम कहते हैं आंकड़ों का परिसर या रेंज ऑफ डेटा, ठीक है। तो आंकड़ों के परिसर या रेंज ऑफ डेटा का मतलब क्या है? आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को, जो भी आंकड़े हमें दिए गए हैं उसमें अधिकतम आंकड़ा कितना है और न्यूनतम आंकड़ा कितना है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम आंकड़ों का परिसर कहते हैं, रेंज ऑफ डेटा कहते हैं। तो जब भी हम वर्ग बनाते हैं, जब भी हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन की बात करते हैं, वर्ग बनाते हैं, सबसे पहले हमें रेंज ऑफ डेटा मालूम होना चाहिए, रेंज ऑफ डेटा मालूम होना चाहिए, आंकड़ों का परिसर मालूम होना चाहिए, यानी अधिकतम और न्यूनतम आंकड़े जो हैं उनमें अंतर कितना है ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी पर, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक आंकड़ों से, रॉ डेटा से वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी यानी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने पर, कि प्राथमिक आंकड़ों से, रॉ डेटा से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए पहले तो बात हम बता दें कि कब बनाते हैं। देखिए परिस्थिति क्या है, परिस्थिति सेम है, जब परिस्थिति बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए थी वही वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के लिए भी लागू होती है। थोड़ा सा अंतर है, अंतर क्या है कि प्रेक्षणों की संख्या का अंतर है। जब भी किसी डेटा के अंदर बहुत सारे डेटा हमें दिए गए हैं, जब उन डेटाओं में तथ्यों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या, ऑब्जर्वेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो और तथ्य जो हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तब हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी या क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बारंबारता बंटन सारणी का मतलब हम जानते ही हैं कि ऐसी सारणी जिसमें बारंबारताओं का बंटवारा दिखाया गया होता है। अब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का मतलब क्या हुआ। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका मतलब होता है ऐसी बारंबारता बंटन सारणी जिसमें तथ्यों या प्रेक्षणों को, जिसमें डेटा को, जिसमें तथ्यों या प्रेक्षणों को आंकड़ों के परिसर, रेंज ऑफ डेटा के अनुरूप समान माप वाले समूहों में बांटा गया हो। ऐसी बारंबारता बंटन सारणी जिसमें तथ्यों या प्रेक्षणों को आंकड़ों के परिसर, रेंज ऑफ डेटा के अनुरूप समान माप वाले समूहों में बांटा गया। मतलब क्या हुआ कि जब हम बारंबारता बंटन सारणी बना रहे हैं तो आंकड़ों के परिसर के अनुसार, जैसे ये आंकड़े हमें उदाहरण के तौर पे दिए गए, 50 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंकों की सूची हमें दी गई है। ये बहुत सारे आंकड़े हमें दिए गए, ठीक है।
अब इन आंकड़ों से हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। कैसे बनाएंगे? आंकड़ों के परिसर के अनुसार। पहले तो आंकड़ों का परिसर देखेंगे, यानी सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, पहले तो ये देखेंगे। सबसे छोटा आंकड़ा है 10 और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, वो है 95। ठीक है, इसका मतलब आंकड़ों का परिसर कितना हुआ, 95 माइनस 10 इक्वल्स टू 85। ठीक है, यानी रेंज क्या है, रेंज ऑफ डेटा क्या है, 10 से शुरू होगा और 95 तक चलेगा। यही तो रेंज ऑफ डेटा हुआ। ठीक है, अब ये जो 10 से 95 तक की जो संख्याएं हैं, इनके अगर हम समूह बनाने चाहें तो कई तरह से समूह ग्रुप बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखिए 10-10 के ग्रुप बना सकते हैं, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे बना सकते हैं आगे बढ़ते हुए। या फिर हम 20-20 के बना सकते हैं, 10 से 30, 30 से 50, इस तरह से बना सकते हैं। या फिर हम चाहें तो 0 से बना सकते हैं, 0 से 20, 20 से 40, इस तरह से बना सकते हैं। मतलब ग्रुप कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किस आधार पर, रेंज ऑफ डेटा के हिसाब से। 10 से 10 न्यूनतम रेंज है और 95 अधिकतम रेंज है, मैक्सिमम। ठीक है, तो 10 से 95 वाले जो हैं, इनको हम ग्रुप में बनाना है। तो ग्रुप हम अपने मन के हिसाब से किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर हम जो ग्रुप बना रहे हैं, मान लीजिए 10-10 के बना लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं 10 से 20। ठीक है, दूसरा ग्रुप बना लेते हैं 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, इस तरह ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और भी छोटा सारणी बनानी हो तो हम 20-20 के ग्रुप भी बना सकते हैं, यानी 10 से 30 कर सकते हैं, या 0 से 20, 20 से 40, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी मर्जी पे है, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 से 20 हमने लिखा है, ये है एक ग्रुप, एक समूह। इसको हम बोलते हैं वर्ग। प्रेक्षणों के प्रत्येक समूह को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, वर्ग या क्लास। वर्ग या क्लास, या फिर वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। 10 से 20 जो हमने लिखा है, 10 से 20, ये क्या है, प्रेक्षणों का एक समूह है। इसमें क्या है, 10 से और 20 तक के, 20 से कम वाले जितने भी प्रेक्षण हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे, सारी बारंबारताएं इसमें शामिल होंगी। तो 10 से 20 ये क्या है, एक वर्ग है, इसको हम वर्ग बोलते हैं। इस समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्ग, या अंग्रेजी में बोलेंगे क्लास। वर्ग या वर्ग अंतराल भी बोल देते हैं, क्लास इंटरवल भी बोल देते हैं। तो इसको हम वर्ग भी बोल सकते हैं या वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं, क्लास भी बोल सकते हैं या क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ग अंतराल है, ये जो क्लास इंटरवल है, या ये जो वर्ग है, क्लास है, इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये निचली सीमा, एक है ये ऊपरी सीमा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम निम्न सीमा। ये जो वर्ग है, ये जो क्लास है, इसकी जो निचली सीमा है, इसको हम बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट। शॉर्ट में लिखेंगे लोअर क्लास लिमिट, L.C.L। लोअर, L से लोअर, C से क्लास, L से लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा, हिंदी में बोलेंगे निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, और ये जो 20 है, ये है अपर क्लास लिमिट, ULC, अपर, U से अपर, C से क्लास और L से लिमिट, अपर क्लास लिमिट, यानी ऊपरी वर्ग सीमा।
तो ये 10 क्या है, निम्न वर्ग सीमा, और ये क्या है, 20 क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ठीक है। अब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के आधार पर अगर हम देखें तो वर्ग जो होते हैं, क्लासेस जो होती हैं, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है सतत, कंटिन्यूअस, और एक होती है असतत, नॉन कंटिन्यूअस क्लास। सतत क्लास कौन सी है? देखिए वो ये सारी क्लासें सतत हैं जो हमने अभी बनाई थी ना, जितने वर्ग बनाए थे ये सारे सतत थे, कंटिन्यूअस थे। सतत का मतलब क्या होता है कि इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा, ये ऊपरी वर्ग सीमा और ये निम्न वर्ग सीमा अगले वर्ग की, ये समान होती है। ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से बनाते, इन क्लासों को 10 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, इस तरह से अगर हम बनाते तो देखिए गैप आ जाता, 10 से 20, 20 के बाद में 21, एक का गैप आ गया यहाँ पर। तो यानी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट अगले वर्ग की ये समान नहीं हुई। तो समान जब नहीं होती हैं तो उसको बोलते हैं असतत, असतत वर्ग, नॉन कंटिन्यूअस क्लास। और जब किसी वर्ग की, किसी ग्रुप की अपर क्लास लिमिट और अगले वर्ग की लोअर क्लास लिमिट समान होती हैं तो ऐसे वर्ग को बोलते हैं सतत वर्ग या कंटिन्यूअस क्लास। जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स में आमतौर पर हम कंटिन्यूअस क्लास की बात करते हैं। अगर कहीं पर क्लास कंटिन्यूअस ना हो, सतत ना हो, वर्ग सतत ना हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले जो वर्ग हमें दिए गए हैं असतत, नॉन कंटिन्यूअस जो वर्ग हमें दिए गए हैं, क्लास हमें दी गई है, उसको पहले हम कंटिन्यूअस क्लास में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। ठीक है।